ओके देखो लास्ट लेक्चर कॉस्ट शीट में कुछ खास हमने ज़्यादा क्वेश्चंस किए नहीं थे, राइट? 2 क्वेश्चन किए थे, 1 और 6, 2 और 6, ओके 2 और 6 वो भी फॉर्मेट के हिसाब से ही थे, राइट? है ना, कुछ बड़ा कुछ खास नहीं था। हाँ, जाते जाते वर्किंग नोट्स लिखे थे हमने, कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स दिया होगा तो कुछ वर्किंग्स करनी होंगी अपने को, राइट? वो पढ़ के आए हो थोड़ा सा, क्या क्या वर्किंग्स करनी होती है? एक तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कैसे निकालने का वो है, दूसरा कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे वो है। कॉस्ट शीट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, सीओपी तक और सीओजीएस के बाद। सीओपी तक खर्चे को नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करने का, और सीओजीएस के आगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से डिवाइड करने का, राइट? फिर एक काम था क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करना, फिनिश गुड्स, राइट? हाँ, तो उसको कौन से अमाउंट पे वैल्यू करते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किस पे वैल्यू करते हैं? क्योंकि फिनिश गुड्स का स्टॉक होने का मतलब यही होता है कि आपने बना दिया है लेकिन बिका नहीं है। बना दिया मतलब बनाने के सारे खर्चे लग गए उसके ऊपर, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब खर्चा कर दिया ना आपने, मतलब प्रोडक्शन का कॉस्ट तो उसके ऊपर लग ही चुका है। तो आप सिंपल ये देखो कि एक यूनिट को पूरा कंप्लीट करने में कितना खर्चा होता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। मान लो ये आता है 100 रुपये, अब आपके पास जितने भी यूनिट्स पड़े होंगे इनटू 100 रुपये कर लो, आपके पास उतने का सामान गोडाउन में है। जो हमने बनाया इस साल, खर्चा इस साल किया, लेकिन वो इस साल बिके नहीं। अगर वो इस साल बिके नहीं तो उससे अपने को कोई फायदा इस साल, तो उसका खर्चा भी हम क्या करेंगे, इस साल के खर्चे में से निकाल देंगे। दैट इज व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली, राइट? है ना? चलो वेरी गुड, ये याद होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी आएंगे धीरे धीरे। अभी आप एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहो तो क्वेश्चन 1 पे आ सकते हो, बहुत बेसिक एकदम। क्वेश्चन नंबर 1, राइट? कैन यू स्टार्ट? आ गया क्वेश्चन आपके पास? रीड करता है। फॉर्मेट याद होना चाहिए, वर्किंग्स याद होनी चाहिए। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। इन्होंने एक महीने का खर्चा दिया हुआ है, इस महीने हमने क्या क्या काम किया, कितना गुड्स बनाया, कितना बेचा, क्या खर्चा किया, वो सब दिया हुआ है। इज इट क्लियर? देखो, रॉ मटेरियल्स फर्स्ट ऑफ ऑल 1,80,000, तो इस महीने 1,80,000 का रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ है। फिर वेजेस का खर्चा हुआ है 90,000। मशीन चली है इस महीने, मशीन आर्स वर्कड 10,000 आर्स है ये, 10,000 घंटे हमने मशीन चलाई है महीने में। अभी आप ये बताओ महीने में 10,000 घंटे कहां से आएंगे? अगर मान लो हम रोज का 10 घंटा भी काम करें और महीने में 30 दिन भी काम करें तो 300 घंटे होते हैं, है ना? एक महीने में 10,000 घंटे काम हुआ है, कैसे? कॉस्ट नहीं, वो आर्स है, वो तो सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे आर्स। एक महीने में 10,000 घंटे काम कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है ना ये, एक महीने में तो 10,000 घंटे होते भी नहीं है। हाँ, सुनो, मान लो मैंने एक छोटा सा काम शुरू किया, ठीक है? एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग काम शुरू किया, एक ही मशीन ली मैंने। कितनी? सिर्फ एक मशीन, और मैं वो मशीन रोज 10 घंटे चलाता हूँ, राइट? तो मैं 10 घंटे रोज काम करता हूँ। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बड़ा बिजनेस करूँ और मैं 2 मशीन ले लूँ तो दोनों मशीन 10-10 घंटे चलेंगी, तो मेरा रोज का 20 घंटा हो जाएगा। वही अगर मैं 3 मशीन ले लूँ तो 3 मशीन इंटू 10 घंटे रोज 30 घंटे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या कुछ? और अगर मान लो मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस करूँ, है ना, मार्केट से करोड़ों रुपए उठा लूँ शेयर इशू करके और 1000 मशीन लगा दूँ एक साथ, है ना, 1000 मशीन एक साथ, रोज 10-10 घंटे काम करूँ। समझ में आ रहा है क्या आपको?
फिर तो महीने में मैं 20-25 हज़ार 30 हज़ार आराम से काम कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये जो मशीन आवर्स देखे रखा ना 10,000 घंटे, 10,000 कैसे हो गया? वो एक मशीन नहीं है, बहुत सारी मशीन है आपके पास, और जितनी ज़्यादा मशीन होंगी उतना आवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, ये क्या एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से भी आप 8-10 घंटे काम कर सकते हो। तो हर किसी इंसान को 8-10 घंटा ही मिला है काम करने के लिए। कोई अकेला काम करता है छोटा मोटा बिजनेस करके तो वो 10 घंटे काम करता है। कोई 10 लोगों को काम पे लगा लेगा तो 10 लोग इंटू 10 घंटे, वो 100 घंटे काम कर रहा है। समझ में नहीं आई? मतलब हर किसी को मिले तो 10 घंटे ही है ना काम करने के लिए, लेकिन मैंने 10 लोग को काम पे लगा दिया, मतलब मैं अभी 100 घंटे रोज काम कर रहा हूँ, तो मेरा जो बिजनेस का स्केल है वो 10 गुना बढ़ गया। भाई अगर मैं और बड़ी कंपनी काम स्टार्ट करूं और 1 लाख लोगों को काम पे लगा दूं तो रोज के मैं 10 लाख घंटे काम कर सकता हूं। हर किसी को 10 घंटे ही मिले, डिपेंड करता है आप उसको कितने बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो। बराबर ना? उसके लिए रिस्क चाहिए, उसके लिए नॉलेज चाहिए, उसके लिए प्लानिंग चाहिए, बराबर ना? उसके लिए आपका डेडिकेशन भी चाहिए, आप बड़े लेवल पे काम कर सकते हो। करेक्ट? आज लोग कर रहे हैं ना ये काम। अब टीसीएस से मान लो, उसमें लाखों एम्प्लॉइज हैं, हर कोई काम कर रहा है। अकेला ओनर काम करेगा तो कितना कर लेगा वो? वही अगर मैं 10 लोगों को काम पे लगा लूँ तो मेरा बिजनेस 10 गुना। यस। अगर आपके मन में कभी ऐसा डाउट आए कि सर इतने दिनों में इतने आवर्स कैसे हो सकते हैं, तो एक मशीन के नहीं है वो, उनके पास 10-20-50-100 मशीन होंगी, सबने मिलके इतना काम किया। इज इट क्लियर? फिर भी इस महीने कितना आवर्स काम हुआ है बोलो? 10,000 घंटे। और 10,000 घंटे के पीछे खर्चा कितना होगा फिर? वो नीचे लिखा हुआ देखो, मशीन आवर रेट पर आवर 8 रुपीज। मतलब मशीन 1 घंटा चलती है तो हमारा, बोलो यार, मशीन 1 घंटा चलेगी तो हमारा 8 रुपए का खर्चा होता है। समझ में आया आपको ये? हाँ, उसी को मशीन आवर रेट बोलते हैं। मशीन आवर रेट का मतलब 1 घंटा मशीन चलेगी तो आपका इतने रुपए का खर्चा होगा। कौन सा खर्चा? फैक्ट्री का खर्चा। कौन सा? हाँ, मशीन कहाँ चल रही है? मशीन ने फैक्ट्री की जगह ली होगी। मशीन चल रही है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पावर एंड फ्यूल, बहुत सारे खर्चे होंगे ना, वो सब मिला के 8 रुपए 1 घंटे का। तो इस महीने आपने 10,000 घंटे मशीन चलाई है, इंटू 8 रुपए कर लो 1 घंटे का, 80,000 का आपका खर्चा हो गया फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या बोलने का इसको? यस। फिर एडमिन ओवरहेड जनरल 35,000, सेलिंग ओवरहेड्स 5 रुपीज, सेलिंग ओवरहेड्स 5 रुपया पर यूनिट, राइट? सेलिंग ओवरहेड्स 5 रुपया पर यूनिट, इसका मतलब क्या है? इसको अगर हम लोग इंटरप्रेट करें तो, हिंदी में बोले तो, एक यूनिट को बेचने में, एक यूनिट को 5 रुपए का खर्चा करना होता है। किस काम के लिए? बेचने के लिए। हाँ, ये याद रखना, ठीक है? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 4,000, यूनिट सोल्ड इज ओनली 3,000, बनाए 4,000, बेचे सिर्फ। क्लोजिंग स्टॉक बोलो फिर। 4,000 में से 3,600 बेच दिया आपने, तो 400 का क्लोजिंग स्टॉक होगा ना? हाँ। अब ये 400 का जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, इसमें हमने कितना खर्चा किया है, इसकी वैल्यूएशन भी करनी होगी अपने को। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, नंबर ऑफ यूनिट्स दिया ना यहाँ पे, 4,000 3,000, ये करना पड़ेगा। और एक यूनिट हम कितने में बेचते हैं? 125 रुपए में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव शोइंग कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर द। हाँ, जब नंबर ऑफ यूनिट्स आएगा ना तो पर यूनिट कैलकुलेशन पूछ सकते हैं लोग। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट शीट में एक कॉलम एक्स्ट्रा बना देंगे। अमाउंट का कॉलम तो बनाते ही है ना, साथ में पर यूनिट का एक कॉलम बना देंगे, साथ साथ में उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, हेडिंग डाल दो, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 1,
देखो हम लोग यहाँ पे दो कॉलम बना रहे हैं, एक टोटल का और एक पर यूनिट का। ओके रेडी? बताओ आप, सोच के बताओ, कॉस्ट शीट में पहला आइटम कौन सा रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, यहाँ पे रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कुछ दिया है? नहीं दिया भाई। इसका मतलब जो रॉ मटेरियल है वो कंज्यूम्ड ही है। अगर स्टॉक नहीं दिया मतलब जितना हमने यूज किया ऑलरेडी उन्होंने अमाउंट आपको दे दिया, बस कुछ करना नहीं है इसमें, सीधा लिख दो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। यस, टोटल में लिखना। अच्छा, मटेरियल हम लोग यूज करके गुड्स बनाते हैं ना? हाँ, तो आपने इस महीने कितने का मटेरियल यूज किया, और ये बताओ कि इतना खर्चा करके कितने यूनिट्स बनाए? 4000। तो एक यूनिट के पीछे कितना खर्चा हुआ है मटेरियल का? एक यूनिट में कितने रुपए का मटेरियल लगता है? 45 रुपीज। समझ में आया आपको? 1,80,000 में 4000 बनाया हुआ है, तो डिवाइड कर लो और पर यूनिट बताओ, लिख दो 45। नेक्स्ट बोलो। हाँ फटाफट लिखते जाओ, डायरेक्ट वेजेस। $90,000 पर यूनिट बोलो। करेक्ट। समझ में आया ना क्या करना है? हाँ, जितने यूनिट्स आपने बनाए उससे डिवाइड कर लो, एक यूनिट का आंसर मिल जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करो, डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, तो डायरेक्ट मटेरियल एंड वेजेस अपने को प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा 2,70,000 राइट? हाँ, और पर यूनिट 67.5। मतलब एक यूनिट को बनाने में मटेरियल लेबर दोनों मिला के 67.5 का खर्चा होता है। अब इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स का कितना खर्चा हुआ है इस महीने? 80,000। इन्होंने सीधा सीधा अमाउंट तो नहीं दिया, बस ये बोला कि मशीन 10,000 घंटे चली है और मशीन 1 घंटा चलती है तो 8 रुपये का खर्चा होता है। तो ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 80,000 कर लो। चलो अब ये बताओ कि 80,000 का खर्चा करके आपने कितने यूनिट्स बनाए? डिवाइड करो 4,000 से। मतलब एक यूनिट को बनाने में प्रोसेसिंग का खर्चा कितना हो रहा है? 20 रुपये। ठीक है, मशीन का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, इसको ऐड करके आपको मिलेगा ग्रॉस। ग्रॉस क्या, आप इसको फैक्ट्री कॉस्ट ही बोल सकते हो। वाई? देयर इज नो WIP स्टॉक, so you can directly write it as फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, अभी वो जो स्पेशल आइटम्स आते हैं उनमें से कुछ है आपको मालूम है ना क्या क्या आते हैं? नाम बताओ उनके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, एडमिन रिलेटेड टू पैकेजिंग, प्राइमरी और सेल ऑफ स्क्रैप। इनमें से कुछ भी है यहाँ पे? नहीं है। मतलब इसी को हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं फिर। $350। तो इस महीने हम लोगों ने गुड्स बनाने में टोटल कितना खर्चा किया है? 3.5 लाख। और इसमें कितने यूनिट्स बनाए हमने? 4,000। डिवाइड करके बताओ एक यूनिट में आप कितने का खर्चा कर रहे हो? 87.5 राइट? हाँ। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमने अपने को स्टॉक एडजस्ट करना होता है, याद? फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। ओपनिंग तो कुछ नहीं बोला ना, साल की शुरुआत में हमारे पास कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। क्लोजिंग है लेकिन, तो क्लोजिंग क्या करता है? ऐड या लेस? लेस। क्लोजिंग का मतलब खर्चा इस साल हुआ है, ये इन खर्चे में से ही है वो। ये जो खर्चा किया था ना उनमें जो आपने गुड्स बनाए थे, इसमें से कुछ गुड्स आपके नहीं बिके। जब गुड्स से नहीं बिके तो फिर उनका खर्चा भी आपने अगर लिखा है ऊपर तो उनको निकाल दो, माइनस करने का, लेस। $400 तो यूनिट्स है। अब ये बताओ ठीक 400 में अपना खर्चा कितना हुआ है?
400 यूनिट इंटू 1 यूनिट को बनाने में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो पर यूनिट 87.5 बराबर ना। 87.5 रुपीज़ में 1 यूनिट बनता है, तो सोचो 400 में कितना खर्चा लगा होगा अपना, 35,000। और ये 35,000 का ऐसा खर्चा है जो हमने इस साल कर तो दिया, गुड्स बना तो दिए, लेकिन गुड्स, तो ये खर्चा इस साल दिखा के मतलब निकाल देंगे इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो बताओ माइनस करके कितना आ रहा है। राइट, 3,15,000। और उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करो। नहीं, कुछ अलग आया होगा ना इस बार तो। बता दो, चिल्ला चिल्ला के सबको बता दो स्कीम, जिन्होंने गलत किया था वो भी। COGS ऑनवर्ड्स किससे डिवाइड करते हैं? ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स आपने बेचे ना उनका खर्चा है ये, समझ में आया? कितने यूनिट्स बेचे हमने, तो 3,600 यूनिट्स का इतना खर्चा है। ये पूरे 40,000 4,000 का नहीं है, क्योंकि उसमें से 400 तो हमने निकाल दिया ना, 4,000 में से जो 400 नहीं बिके वो तो हमने निकाल दिया ना, तो फिर ये कितने यूनिट्स का खर्चा है? इसके लिए अब उनसे डिवाइड करने का, 3,600 से डिवाइड करो। करेक्ट। हाँ, अब बताओ और क्या आएगा इसमें। सेलिंग के पहले आपको एडमिन ओवरहेड्स नहीं दिख रहा उसमें? एडमिन ओवरहेड जनरल है, लिखो लिखो फटाफट, एडमिन ओवरहेड जनरल कितना ये, 35,000। और अब किससे डिवाइड करोगे इसको? यूनिट सोल्ड, यस, डेसिमल आएगा, टेंशन मत लेना, 9.72222 ऐसा, चलो 72 लिख दो बस। और अब एक और खर्चा इसमें ऐड करो, S&D ओवरहेड्स। क्या है S&D का खर्चा? पर यूनिट में 5 लिखो, पर यूनिट, और इनटू, यस, ये बेचने का खर्चा है ना, 1 यूनिट को बेचने में 5 रुपया लगता है, और आपने कितने यूनिट बेचे हैं? हाँ, तो COGS के बाद मल्टीप्लाई डिवाइड यूनिट सोल्ड लेने का। चलो अब बताओ, ये अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया अपने को। कॉस्ट ऑफ सेल्स 3,68,000, ओके। और पर यूनिट 102.22, राइट। हाँ, और कॉस्ट निकालने के बाद हमेशा प्रॉफिट ऐड करने का, और आपको आपका सेल्स मिल जाएगा। आई थिंक सेल्स दिया हुआ है ना, कोई बात नहीं, सेलिंग प्राइस मतलब पर यूनिट दिया हुआ है, 1 यूनिट कितने में बेचते हैं हम लोग, और ऐसे हमने कितने यूनिट्स बेचे हैं, मल्टीप्लाई करो। तो हमने इस साल कितने का गुड्स बेच दिया, 4,50,000 रुपीज़ का सेल किया है, जिसमें हमारा कॉस्ट 368 है, तो बाकी का प्रॉफिट 82,000, राइट। और पर यूनिट 7,777,78 कर लो। इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी ये हो गया सबका लिख के, बस पर यूनिट निकालते टाइम ध्यान देने का,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, क्योंकि वो आप ढूंढ ही क्या रहे हो वहां पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स बनाने का खर्चा, तो डिवाइड भी किससे करोगे, जितने यूनिट्स आपने बनाए। फिर जब बेचने का खर्चा आ जाएगा, COGS, कॉस्ट ऑफ द गुड्स, तो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ले, राइट, डन हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 तो ऑलरेडी हो चुका है ना अपना। चलो अभी स्टार्ट करें, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी 1 कर लिया हमने, 2 ऑलरेडी हो चुका है, यस। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, एक छोटा सा और क्वेश्चन बचा हुआ है। ये छोटा मतलब क्या ही है इसमें यार, आ जाओ ठीक करते हैं। बस खाली पेंसिल लेके वो मार्किंग करते रहना कौन सा आइटम किधर जाएगा, बस उतना ही जरूरी है। इधर कोई वर्किंग नोट नहीं है, फॉर्मेट ही है बस, अच्छा खासा। अर्नव इस्पात उद्योग लिमिटेड has the following expenditures for the year ended 31st March 2021. Particulars, amount, काफी सारे खर्चे दिए हुए हैं यहाँ पे। शुरू करते हैं, पहले रॉ मटेरियल परचेस्ड, आपको मालूम है कहाँ जाएगा, किसमें, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट। फिर GST पेड ऑन दी अबव परचेज एट द रेट 18%, ऐड करना है उसमें कॉस्ट में, नहीं यहाँ, और ऐड करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है, क्यों नहीं करना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब जानते हो ना तुम लोग, तो ये बात हम लोग अभी परचेस करते टाइम टैक्स भरेंगे, बाद में यही प्रोडक्ट जब हम बना के कस्टमर्स को बेचेंगे तो हम लोग उनसे टैक्स वसूलेंगे, और जितना हम लोग अभी टैक्स भर रहे हैं वो पैसा उसमें से अपना रख लेंगे हम लोग। तो गवर्नमेंट भी यही बोलती है कि आप कंज्यूमर हो क्या, आप बिजनेसमैन हो ना, तो अभी टैक्स भर दो, जब आप यही प्रोडक्ट कल को बेचोगे तो कस्टमर से लेके रख लेना, और अगर कुछ एक्स्ट्रा वसूलोगे तो एक्स्ट्रा पार्ट हमको दे देना, अपना पैसा रख लेना, समझ में आया। तो गवर्नमेंट अश्योर करती है कि आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, हम किससे वसूलेंगे, कंज्यूमर से। हाँ, कोई भी होगा, कंज्यूमर को ही बेयर करना है, प्रोडक्ट आपको चाहिए ना, बिजनेसमैन को थोड़ी प्रोडक्ट चाहिए, वो तो आपको पहुंचा रहा है खाली, गुड्स किसको चाहिए, तो तुम ही बेयर करोगे ना टैक्स। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, मतलब जो उसको कंज्यूम करेगा, जो गुड्स की फाइनल डेस्टिनेशन होगी, जैसे नोटबुक है ना, कंपनी से बनी होगी, होलसेलर के पास आई होगी अलग अलग जगह से, फिर तुम्हारे पास आ गई, तुम उसमें लिख रहे हो, तुम कंज्यूम कर रहे हो, तो इस नोटबुक में जितना भी टैक्स भरा लगा होगा आपको भरना होगा। और पहले जितनी पार्टीज ने टैक्स भरा होगा, मैन्युफैक्चरर ने दिया था, होलसेलर ने दिया था, रिटेलर ने दिया था, आपको जो पैसा, आप मान लो 10 रुपए का टैक्स भरते हो, उसमें से 2 रुपया रिटेलर अपना रख लेगा, 1 रुपया होलसेलर रख लेगा, कुछ कंपनी रख लेगी, और जो जो प्रॉफिट वाला पार्ट होगा वो गवर्नमेंट को जाएगा, समझा। चलो आगे रीड करते हैं। तो ये नहीं ऐड करने का अंडरलाइन कर लो उधर, वो एलिजिबल फॉर ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, जब वापस आपको मिलने वाला पैसा तो खर्चा क्यों मान रहे हो इसको। फ्रेट इनवर्ट्स, ये मटेरियल के अंदर ही ऐड हो जाता है, राइट। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री वर्कर है ना ये लोग, डायरेक्ट वर्कर्स है, यस।
contribution made toward employees provident fund and ESIS. ESIS is insurance, employee state insurance. मालूम है PFF क्या होता है? फुल फॉर्म नहीं, लास्ट में देंगे। कौन देगा? कंपनी देगी। बस सुनो, खाली तुमको फुल फॉर्म ही मालूम है, बाकी रहने दो। क्या होता है, जब आप जॉब करते हो आपको सैलरी मिलती है, राइट? और सैलरी के पैसों का आप क्या करोगे? जैसे ही आएगी तो उसी में से उसी दिन अगले दिन EMI कट जाएगी, है ना? बाकी आप दूसरे खर्चे करोगे और ले दे के 15-20 तारीख तक या महीने भर के एंड तक तो उड़ा ही दोगे। तो लोगों का यही चलता है, जिंदगी भर जो कमाते हैं सब उड़ाते हैं, मतलब खर्चा हो जाता है। जरूरी थोड़ी उड़ाते ही होंगे, उड़ाते मतलब खर्चा हो जाता है, राइट? कुछ बचता नहीं है। और रिटायरमेंट के बाद दे हैव नथिंग, बराबर ना? रिटायरमेंट के बाद फिर वो डिपेंडेंट हो जाता है बच्चों के ऊपर या दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। बच्चे लोगों ने रखा तो ठीक है, नहीं तो घर से बाहर, ओल्ड एज होम, है ना? लाखों लोग तो है ना उधर ओल्ड एज होम में, मतलब हो ही रहा है ये तो अगर आपके साथ भी ऐसा ना हो तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके साथ बुढ़ापे में ऐसा ना हो तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ पैसे सेव करने चाहिए ना अपने अपने लिए। इतनी अकल सबके अंदर नहीं होती है, या अकल होगी भी कि चलो सेव करना चाहिए, फिर भी नहीं हो पाता। खर्चे पे कंट्रोल नहीं होता लोगों का, बराबर ना? जब पैसा नहीं होता तो सोचते हैं कि भाई सेव करना चाहिए, और जब होगा तो उड़ा देते हैं। जो जो समझदार लोग होंगे वो तो अपना इंतजाम कर लेंगे, वो तो सेविंग कर लेंगे। लेकिन जो बेचारा नहीं उतना समझदार है वो तो मरेगा। तो गवर्नमेंट उनके बारे में सोचती है। किसने मारा ये? तो बाहर से यहाँ तक एयर फ्रेशनर है, हाँ पूरा। ओके, तो अब सुनो, अब मान लो तुम लोग हो, तुम्हारे में से कोई 2-4 लोग होशियार रहेंगे, वो अपना काम कर लेंगे, लेकिन बाकी लोग इतना नहीं सोचते, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। उनकी थियरी अलग होती है। जब तक मज़े में है तब तक थियरी अलग होती है लाइफ को लेके, जब फंसते हैं तो फिर फिर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि यार पब्लिक के लिए कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने एक एक्ट बना दिया, प्रोविडेंट फंड एक्ट। और प्रोविडेंट फंड एक्ट में एम्प्लॉयर को बोल दिया, कंपनी को, कि आपके पास जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वो लाइफ टाइम कहीं ना कहीं जॉब करते रहते हैं। आज आपके पास है, कल कोई और कंपनी में करेंगे, बराबर ना? तो पूरा लाइफ जो है वो किसी कंपनी के लिए देता है। तो ये कंपनी को उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि भाई उनकी सैलरी में से थोड़ा पैसा जो बेसिकली एम्प्लॉय को करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो आप ही कर लो, उसकी सैलरी में से कुछ 10-12% काट लो, दो ही मत उसको, जितना दोगे उतना खर्च करेगा, 10-12% काट लो और उसके नाम का एक अकाउंट खुलवा दो, और उस अकाउंट में आप खुद जाके उसको डिपॉजिट करो, एम्प्लॉय को मत दो। थोड़ा सा एम्प्लॉय के साथ जबरदस्ती करें ना हम लोग, कि अगर आपकी पगार 1 लाख होगी तो मैं आपको सिर्फ 90,000 ही दूंगा। आप बोलोगे सर पगार पूरी क्यों नहीं दे रहे हो? रूल है वो, आपकी सैलरी में से मैं 10,000 काटूंगा और मैं आपके नाम पे एक अकाउंट खोलूंगा और उसमें जाके वो पैसे जमा करूंगा। आज तो आपको बुरा लगेगा, सैलरी पूरी नहीं आ रही हाथ में, लेकिन कल को जब रिटायर हो जाओगे और वही पैसे है ना 50-60 लाख या 1-2 करोड़ बन जाएंगे और एक साथ आपको मिलेंगे, तब शायद अच्छा लगेगा। हाँ, तब आप कंपनी का धन्यवाद करोगे कि हाँ भाई कुछ तो अच्छा किया इन लोगों ने। समझ में आया? ज़रूरी है ये। अच्छा मुझे ज़रा बताओ, मान लो मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं तुमको सबको सैलरी दे रहा हूँ, तुम्हारी सैलरी में से मैं 10-10% काट लेता हूँ और जाके उसको एक अकाउंट में जमा कर देता हूँ, बराबर? इतना ही है ना? तो इसमें मैं क्या अलग कर रहा हूँ? मैं कौन सा खर्चा कर रहा हूँ? तुम्हारी सैलरी थी, उसमें से काटा, जाके जमा कर दिया, मैं तो खाली जाके जमा कर रहा हूँ ना, उसमें मेरा क्या खर्चा? कुछ भी नहीं है। फिर भी ये लोग खर्चा बोल रहे हैं इसको, तो क्या करना चाहिए अपने को? बराबर, तुम अभी मिसगाइड ऐसे हो गए थोड़ा सा, तुम बोल रहे हो कि सर कुछ नहीं करना चाहिए, बराबर? अभी तक मैंने जितना इन्फॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से तुम बराबर बोल रहे हो। बट रूल क्या है, मान लो अगर मैंने तुम्हारी सैलरी से 10,000 काटे एज एन एम्प्लॉयर, तो मेरे ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन है कि मुझे 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा अपनी जेब से भी निकालने पड़ेंगे। हाँ नहीं, तुम्हारे लिए, मेरा फ्यूचर सेफ है, मेरी कंपनी है, मैं तो कर लेता हूँ, प्रॉफिट कमाता हूँ मैं। तुम्हारे लिए तुम्हारी सैलरी से 10,000 काटा वो, प्लस 10,000 अपनी जेब से भी मिलाऊंगा, कितने हो जाएंगे?
20,000 हो जाएंगे, और 20,000 जाके अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट करूंगा। ये तो अच्छा है ना, तुम्हारी सैलरी में से कटा सिर्फ, और अकाउंट में कितना गया। मतलब ऐसा समझो कि 10,000 तुम्हारे अकाउंट में हर कोई हर महीना कोई ऐसे डाल रहा है। अगर आप कहीं अपनी सैलरी में, आपको मैं पैसे देता, आप कहीं इन्वेस्ट करने जाते, 10 का 10 ही रहता ना वो तो, और वही मैंने काट के रख लिया तो मैंने और भी मिला दिया उसमें, 10 के 20 हो गए, तो अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ऑन द स्पॉट डबल। समझ में आया। तो एक एम्प्लॉयर के लिए जो एम्प्लॉय की सैलरी से काटता है वो उसका खर्चा नहीं है, वो तो क्या मैंने तुमसे लिया फिर जमा कर दिया। लेकिन जो उसको खुद मिलाना पड़ता है वो उसके लिए खर्चा है ना, सैलरी भी दो और फिर तुम्हारे अकाउंट में जाके खुद थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा जमा भी कराऊं मैं, वो मेरे लिए खर्चा है। उसको एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये पीएफ अकाउंट है, पीएफ अकाउंट में दोनों का कंट्रीब्यूशन जाता है, एम्प्लॉय की सैलरी में से भी कट के जाएगा और एम्प्लॉयर की जेब से और एक्स्ट्रा भी जाएगा। क्या मेरी बात पक्का रूल है, देना ही पड़ेगा, कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया। तो अगर मान लो तुम्हारी सैलरी होगी 1,10,000 रुपए, तो मैं तुमको पहले ही बोल दूंगा कि तुम्हारी सैलरी 1 लाख होगी, और बाद में 10,000 और मिला दूंगा, हो गए 1,10,000। नहीं समझ में आया तुमको लग, हाँ 1 लाख तो सैलरी है, और बाद में 10,000 वो तुम्हारे पीएफ में तो डालना है ना, वो कंपलसरी है, पीएफ में डालना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय को आप काम पे रख रहे हो, पूरे साल उससे काम करवा रहे हो, उसकी वजह से आप कमा रहे हो, तो उसके फ्यूचर के लिए कुछ तो करो। बोलूँगा मैं क्यों करूँ भाई, अगर मुझे तुमको 1 लाख देने होंगे ना, तो मैं तुमको ये बोलूँगा कि तुम्हारी सैलरी 90,000 ही है, 10,000 पहले ही तुमको कम बताऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि 10,000 तुम्हारी अकाउंट में मुझे, तो तुमको बताऊंगा ही नहीं, पहले बोल दूंगा तुम्हारी सैलरी 90 है, और बाद में 10 बोलूंगा ये देखो मैं तुम्हारे अकाउंट में पीएफ में पैसे लगा रहा हूँ, जबकि वो पैसे कौन से हैं, तुम्हारी सैलरी जो तुमको सैलरी देनी थी मैंने कम दे दी। किसी को अगर मुझे 1 लाख पे रखना होगा तो मैं 90,000 पे रखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ना 10,000 बाद में और भी डालना है। हाँ 90,000 सैलरी बोल के दूंगा, और 10,000 तुम्हारे पीएफ में जमा करूंगा, मिला जुला के मेरा 1 लाख ही जाएगा। ये है, उसको सीटीसी बोलते हैं, कॉस्ट टू कंपनी। चलो एनीवेज, मुझे ये बताओ, ये पीएफ का फायदा किसको जा रहा है, एम्प्लॉय को जा रहा है ना यार, उसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, उसके अकाउंट में मैं पैसे डाल रहा हूँ, जो उसकी सैलरी से काटा वो तो ठीक ही है, मैं खुद भी मिला रहा हूँ, वो तो उसका बैठे बैठे फायदा हो रहा है ना। तो आप एम्प्लॉय को चाहे बोनस बोल के पैसा दो, चाहे आप उसको सैलरी बोल के पैसा दो, चाहे आप उसके पीएफ में जमा कराओ, समझ में आया आपको। पैसा किसको दे रहे हो, एम्प्लॉय को अगर आप पैसा दे रहे हो तो इट इज वेजेस, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो पीएफ हो, चाहे उसकी सैलरी हो, कुछ भी हो, जा किसको रहा है, वेजेस है, कोई भी नाम से दो, कोई भी नाम से आप एम्प्लॉय को पैसा दो, पर किसको जा रहा है, और एम्प्लॉय को पैसा गया तो अल्टीमेटली इट इज वेजेस, इट इज इंक्लूडेड इन वेजेस। तो ये सबको क्या करना है अपने को, वेजेस में ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है, हाँ लिख दो डायरेक्ट वेजेस। तो ये पीएफ का मतलब समझ में आ गया आपको। प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है, प्रोविडेंट वर्ड का मतलब क्या है, फंड वन छोड़ो, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रोविडेंट, प्रोवाइड किया हो, प्रोवाइड, इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम, कॉन्वेंट, आईसीएसई, सीबीएसई, ओ सीबीएसई का सिलेबस तो अच्छा है ना। और प्रोविडेंट वर्ड का मतलब अकाउंट वाले वो उसके उसके आगे से तो कुछ हटा के लगा दे रहे नया। प्रोविडेंट, मैंने अभी बोला फ्यूचर, इसके लिए तुम लोग फ्यूचर लेके अटक गए हो। कहाँ सुना है फ्यूचर, ये प्रोविडेंट का मतलब फ्यूचर।
कभी कभी ये प्रोफेशन में सिर दुखने लगता है ऐसे। प्रोविडेंट मतलब वेलफेयर, प्रोविडेंट मतलब तो इट इज अ वेलफेयर फंड, और इसको ईपीएफ बोलते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, वो जो कंपनी से कट के जाता है ना सैलरी से, उसको ईपीएफ बोलते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट। मतलब किसका वेलफेयर? लेकिन मान लो मैं जॉब नहीं कर रहा हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, पर मुझे भी ऐसा कुछ फ्यूचर के लिए ऐसा पैसा जमा करना है, तो रिटायरमेंट के लिए, ताकि वेलफेयर मेरा भी हो जाए थोड़ा। तो देर इज अ स्कीम कॉल्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय नहीं, मतलब जनरल पब्लिक भी उसमें पैसा, आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो, थोड़ा सेविंग से, एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और वो टैक्स फ्री भी है। अरे समझ में आया क्या तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, लोग करते हैं ना ऐसा फ्यूचर प्लान। अगर अब मैं जॉब पे नहीं हूँ तो मैं खुद कर सकता हूँ ना अपने लिए, अगर मैं है मेरे अंदर इतना अवेयरनेस, तो मैं भी पीएफ अकाउंट में पैसा डाल सकता हूँ। समझा? तो ये पीएफ जो है ना, लोगों को काफ़ी काम में आता है जब कोई इमरजेंसी होती है, बेटी की शादी करानी है, ये पैसा भी उनका बेटी की शादी में ही चला जाता है। इंडिया का सिस्टम ही यही है। हाँ, इट इज़ मेंट फॉर रिटायरमेंट, पर आपकी इमरजेंसी है तो आप कभी भी निकाल सकते हो, पैसा तो आपका ही है ना। तो थोड़ी है कि मरने के बाद ही, मैं अभी मर रहा हूँ भाई, मुझे ज़रूरत है, मैं बीमार पड़ गया हूँ, फ्यूचर रहेगा ही नहीं मेरा अगर आज नहीं खर्च किए तो। आधे लोगों का जो एम्प्लॉयज है ना, सब मिलता है, एफडी से ज़्यादा मिलता है। आधे लोगों के इंडिया में पीएफ के पैसे बेटी की शादी में खर्च हो जाते हैं, वहां पे आके सबकी सेविंग्स खत्म, ऊपर से कर्जा अलग। ये मजाक मजाक में बोल रहे हैं, पर वो रियलिटी है। बेटी की शादी मतलब आधे लोग कर्जे में। गांव में है, लोग जमीन वमीन बेच देते हैं, है ना, कोई खेत बेच देंगे, पैसा आएगा, ऊपर से और डिमांड है। लड़का बोल रहा है मुझे 4 व्हीलर भी चाहिए नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा एक सिस्टम होता है ऐसा वाले में, उसको मिठाई विठाई खिलाते हैं, एक से एक रस्म होती है, उधर वो अड़ जाता है, जब तक मुझे ये नहीं मिलेगा, नहीं मैं खाऊंगा ही नहीं। सारी डिमांड्स वहीं पूरी करनी होती है, ऑन द स्पॉट, इधर ही लेके आओ पहले बाइक खड़ी करो पहले उसके बाद में मिठाई खाऊंगा। दूल्हा मना कर रहा है, मतलब अभी आगे कैसे बढ़े? 4 व्हीलर चाहिए, आपने फॉर्च्यूनर गाड़ी बोल के फॉर्च्यूनर तेल दे दिया मान लो ऐसा एक मीम था। तो देखता है ना दहेज में क्या क्या, एक बार देख लेता है भाई क्या क्या है, तो बोलेगा टीवी दिख नहीं रही है, आपने टीवी बोला था, और मुझे 43 इंच वाली नहीं चाहिए, 65 इंच चाहिए हाँ, अरे ठीक है, इलीगल है, नहीं जमता है तो मत करो शादी, और क्या। शादी के दिन तो ये चलता है, शादी के दिन जो आपको गिफ्ट मिलेगा वो इट इज़ नॉट टैक्सेबल, इट इज़ एग्जेम्प्ट, आपको उसके ऊपर टैक्स भरने की जरूरत, दबा के ले सकते हो टैक्स। जो भी गिफ्ट विफ्ट चाहिए होगा उनको बोलेगा शादी के दिन दो, किसी से गिफ्ट चाहिए, शादी के दिन जितना गिफ्ट मिलेगा सब एग्जाम, कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग तो शो ऑफ करते हैं इस चीज़ का, मतलब देने वाले भी, तो लड़की का बाप जो दे रहा है ना, वो बराबर उधर कैमरा रिकॉर्ड होता है, उधर वो नोट गिनाएंगे, ये 5,000, ऐसा लग रहा है ना कि भाई वो तराजू में तौल रहे, इधर रख रहे, 5, 10, 15 गड्डी, लोग पगड़ी वगड़ी बांध के, वो बुढ़े लोग बैठे रहते हैं सब, वो है ना, क्योंकि बाद में अगर तलाक हुआ तो उतना तलाक हुआ तो फिर रिटर्न भी करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए वो 5 लोग मतलब जो रहते हैं वो, हाँ वो साक्षी रहते हैं कि हाँ भाई हमने देखा था, आपने 1 करोड़ दिए थे। तो ये है सिस्टम। एनीवेज, पीएफ इसलिए ज़रूरी है, फ्यूचर में बेटी की शादी ना रुके इसलिए पीएफ में जमा करना ही है। हम मर गए तो कुछ
बैंक अकाउंट में नॉमिनी होता है, मतलब तो पीएफ अकाउंट में भी नॉमिनी होता है। डीमैट अकाउंट खोलोगे उसमें भी नॉमिनी होता है। शेयर मार्केट, मान लो शेयर आधे गिरे, हार्ट अटैक आ गया, कोई मर गया, शेयर तो बाद में उठ जाएगा। इंसान तो गया भाई। लोगों को होता है ना, ज्यादा लॉस वॉस हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा? पहले मलाड में घर था, कितने हैवी लॉसेस हुए, घर वर बिक गया, विरार में आ गए फिर। वो जो ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में जाते हैं, थोड़ा इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उनके साथ ही होता है। नॉर्मल लॉन्ग टर्म वालों के साथ नहीं होता। एनीवेज, आई होप पीएफ का मतलब समझ गया होगा आपको, है ना? ठीक है, आगे पीएफ हो गया, ये वेजेस में ऐड करना है। ईएसआईएस मतलब इंश्योरेंस होता है। सब एम्प्लॉयज़ के इंश्योरेंस करवाते हैं उनका, हर एक एम्प्लॉय का, उसमें भी पैसे डालते हैं, उसका प्रीमियम। क्योंकि अगर वर्क प्लेस पे कुछ हो गया, है ना, तो उसको वहाँ से पैसे मिलते हैं। जैसे हमारे अभी ये सोल्जर्स है, मान लो सोल्जर्स का इंश्योरेंस होता है, समझा? और उनकी सैलरी से पेमेंट कट के थोड़ा इंश्योरेंस स्कीम में जाता है। फिर अगर मान लो डेथ हो गई कभी ऐसे, तो इंश्योरेंस कंपनी से उनको ये, बाकी गवर्नमेंट अनाउंस करती हो तो ठीक है, कभी कभी तो इंश्योरेंस के पैसे भी वो लोग अनाउंस कर देते हैं। जैसे मान लो 1 करोड़ आए इंश्योरेंस के, बोल देंगे सरकार अपनी तरफ से 1 करोड़ देगी, तो सरकार कौन सा दे रही है? वो तो इंश्योरेंस के है ना। सरकार क्या पब्लिक को है, जो है उसको बनाना क्या है। चलो आगे, ये पीएफ भी तो उन्हीं के बेनिफिट के लिए है, तो वेजेस में ही ऐड होगा। फिर हमने बोनस दिया वर्कर्स को, कोई भी नाम से पैसा दो, वर्कर्स को जा रहा है वेजेस। ओके, दिस इज ऑल्सो वेजेस। 3 आइटम आ गए इसमें। फिर रॉयल्टी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पावर एंड फ्यूल, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये लिस्ट लिखाई हो गया मैंने। मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, मोल्ड्स ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंस। पर इधर लिखा हुआ है कि इसकी लाइफ 2 साल है, तो ये जो 8,96,000 का हमने मोल्ड्स खरीदा है ना, वो 2 साल चलेगा। और हम कॉस्ट शीट तो 1 साल के लिए बना रहे हैं ना, तो इसको डिवाइड बाय 2 करके 1 साल का कर देंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट। मोल्ड्स का बेनिफिट आपको 2 साल मिलने वाला है, तो खर्चा भी 2 साल में दिखाने का। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, जॉब वर्कर याद है, एडिडास, है ना, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या होता है, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल रखते हैं ना हम लोग। जैसे मान लो मैंने रिमोट के लिए बैटरी ला के रखी हुई है, प्रिंटर के लिए कार्ट्रिज ला के रखा हुआ है, और एक्स्ट्रा मैंने वो पेपर ला के रखे हैं जेरोक्स करने के लिए, ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स है। ये कभी भी अपने को यूज में आ जाता है, पर ये गुड्स में यूज नहीं हो रहा है, ये एक्स्ट्रा मटेरियल्स है, इनडायरेक्ट है ये। कैसा है? तो इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाता है? देखो, इनडायरेक्ट मतलब ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट मतलब, और इसका कहाँ यूज आएगा? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में मशीन की साफ सफाई के लिए मटेरियल यूज होता है ना, मशीन के स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं, वो सब है। किधर जाएगा ये? यस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसीलिए है ताकि आपके जो सारे डाउट्स हैं, इतने सारे आइटम आएंगे, आपको सबका मालूम पड़ जाएगा कौन सा आइटम किधर जाता है। फिर डेप्रीसिएशन आया, डेप्रीसिएशन इज इनडायरेक्ट, राइट? हाँ, डेप्रीसिएशन मतलब ओवरहेड्स होता है। डेप्रीसिएशन मतलब, अब ये कहाँ पे जाएगा वो आपको रीड करके मालूम पड़ेगा। तो फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन, फैक्ट्री ओवरहेड मार्क करते रहना। ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन, एडमिन ओवरहेड्स, राइट? प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन, मशीनरी कहाँ लगी होती है? फैक्ट्री ओवरहेड। डिलीवरी व्हीकल्स का डेप्रीसिएशन, एसएनडी, डिलीवरी व्हीकल इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, नो, तो एसएनडी। और सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर पहले तो ये बोलो कि डायरेक्ट लेबर है कि इनडायरेक्ट लेबर है। सुपरवाइजर कोई गुड्स बना रहा है क्या? तो इनडायरेक्ट हुआ ना फिर। और सुपरवाइजर का काम कहाँ पे होता है?
सुपरवाइजर मतलब वो घूमते रहने का, देखते रहने का सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई आराम कर रहा होगा तो उसको डट फट करके वापस। समझ में आया क्या? मैनेजर थोड़ी करेगा ये सब, समझा? तो सुपरवाइजर मतलब फैक्ट्री, और ये मैनेजर के नीचे की पोजीशन हो गई, राइट? मैनेजर इनको बोल देता है कि आप जाओ देखो सब काम हो रहा है कि नहीं, और ये वर्कर्स को जाके फिर मॉनिटर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। समझा? फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इनडायरेक्ट है ना, मशीन खराब हो गई, बिल्डिंग का रिपेयर हो गया कभी, तो प्लांट एंड मशीनरी का अगर आपने रिपेयर करवाया, फैक्ट्री ओवरहेड। सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, एसएनडी। सेल्स ऑफिस मतलब एसएनडी। और व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर्स, हमने उसको रिपेयर करवाया, डायरेक्टर्स की गाड़ी खराब हो गई, कौन बनवाएगा? कंपनी बनवाएगी, डायरेक्टर थोड़ी बनवाएगा, क्योंकि डायरेक्टर को गाड़ी दी किसने थी? वो भी कंपनी की गाड़ी है, कंपनी की गाड़ी यूज कर रहा है वो, खराब होगी तो बनाएगा भी कौन? पेट्रोल डीजल कौन भरवाएगा? कंपनी। एडमिन, डायरेक्टर का काम क्या है? मैनेजमेंट, डायरेक्टर का काम क्या है? एडमिन। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर, देखो अलग अलग असेट्स का इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि आग लग जाए, चोरी हो जाए, कुछ हो जाए तो हमको कुछ पैसे उसके मिल जाए, तो उसके लिए प्रीमियम भरना पड़ेगा आपको। तो हमने प्रीमियम पे किया है, प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस करवाया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री बिल्डिंग, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड। मटीरियल ऑफ सॉरी स्टॉक ऑफ मटीरियल एंड डब्ल्यूआईपी, ये भी फैक्ट्री। डब्ल्यूआईपी स्टॉक कहाँ होता है? डब्ल्यूआईपी मतलब आधा अधूरा बना हुआ, वो तो फैक्ट्री के अंदर होगा, ये भी फैक्ट्री के अंदर का आइटम हो गया, तो ये तीनों फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएंगे। चलो नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, इनका अपना हेडिंग है ना, तो क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्सपेंसेस ये उसमें आ जाएगा। सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, ये भी क्वालिटी कंट्रोल, राइट? हाँ, हेडिंग है ना क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट, R&D कॉस्ट, तो R&D। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। पॉल्यूशन कंट्रोल है, पॉल्यूशन कंट्रोल, क्वालिटी नहीं लिखा हुआ है, पॉल्यूशन लिखा हुआ है। एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, R&D। R&D से पॉल्यूशन निकलेगा, पॉल्यूशन कहां से निकलता है? तो पॉल्यूशन कंट्रोल का जो खर्चा करना होगा वो कहाँ करना होगा? पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कैसा पॉल्यूशन कंट्रोल होता है, किस टाइप का पॉल्यूशन, कितने टाइप का पॉल्यूशन होता है? तुमने बहुत नोट इसके ऊपर क्वेश्चन लिखे होंगे ना स्कूल में, कॉलेज में, EVS है ना। एक चीज तो बहुत कॉमन है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, भर भर के तुमने एग्जाम्पल भी दिए होंगे उसके ऊपर। तो एयर पॉल्यूशन है, और वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन को तो पॉल्यूशन मानते ही नहीं इंडिया में, इज नॉट अ पॉल्यूशन, ठीक है? हाँ, वो उसको मानते ही नहीं है। ट्रैफिक में कोई भी देखोगे तो वो हॉर्न के ऊपर हाथ रख के छोड़ ही देगा, बज ही रहा है वो। नॉइज पॉल्यूशन इन इंडिया इज नॉट अ पॉल्यूशन, बराबर। हाँ, बाकी एयर पॉल्यूशन है, वाटर है, और सॉलिड सॉइल, वो भी पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, राइट? हाँ, मैनेजमेंट क्या हो रहा है देखो, अगर आपकी फैक्ट्री से आपको ऐसा लगता है कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो आपको है ना वो चिमनी विमनी लगानी होगी, है ना, ताकि वो जो धुआं निकले वो सीधा एकदम ऊपर चला जाए, हवा में नहीं मिले, है ना। एक काम करना होता है, तो चिमनी कहाँ लगेगी? ऑफिस में, ऑफिस में लगेगी, PC के ऊपर कहाँ लगेगी? फैक्ट्री में लगेगी ना, करेक्ट? हाँ, मान लो आपकी फैक्ट्री से केमिकल्स का वेस्टेज होता है, ठीक है, आप केमिकल यूज करते हो तो उसमें से वेस्टेज भी बहुत होता है, लिक्विड वेस्ट निकलता है, उससे वाटर पोल्यूशन होगा। आप वो लिक्विड वेस्ट कहाँ छोड़ोगे? पानी में, मतलब नदी वदी में छोड़ दोगे ले जाके, और वो पूरा पोल्यूट हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको पहले ही एक इक्विपमेंट यूज करना होगा, एक प्लांट लगाना होगा, ताकि वो पूरा लिक्विड वेस्ट को पूरा ट्रीट कर दे,
उसमें से जो हार्मफुल जो सब्सटेंसेस है उसके इंस्टेंसेस वो खत्म कर दे, हार्मफुल सब्सटेंस सब खत्म हो जाएंगे और पानी जो है वो फिर नदी में जा सकता है। उससे ना तो मछलियों को प्रॉब्लम होगी, ना पानी खराब होगा, और ना उसके अंदर जो झाड़ पत्ते और ये जो भी सब है ना, सब काफ़ी सारी चीज़ें होती है पानी के अंदर भी होता, वो सब कुछ खराब नहीं होगा। और आजू बाजू के रहने वाले गांव के लोग भी जो है, हाँ, वो भी बीमार नहीं पड़ेंगे, उनका भी बिजनेस चलता रहेगा, है ना। क्योंकि अब तुम देखोगे जनरली इंडिया में या कहीं पे भी जहाँ पे लोग रहते हैं, जिन्होंने रहना शुरू किया, वो पानी के आसपास ही रहना शुरू किया। जहाँ नदी होगी या जहाँ बीचेस होंगे, लेक वेक होगी, वहाँ आसपास अपने आप जानवर और इंसान लोग आ जाते हैं। बेसिक चीज़ है पानी, और जहाँ पानी मिलेगा वहाँ लोग रहना शुरू कर देते हैं, नदी के आस पास से वो, है ना। तो बेसिक सी बात है, अगर वाटर पोल्यूशन होगा तो लोगों को भी उससे प्रॉब्लम तो होगी। और आजकल तो ऐसे इक्विपमेंट्स हैं कि आप उसको इतना अच्छा ट्रीट कर सकते हो कि ऐसा लगेगा कि बाद में वो आरओ का पानी है, फिर आप नदी में छोड़ो, कोई नदी खराब नहीं हो रही है। और ये रूल्स हैं, लेकिन कोई कंपनी इसको फॉलो नहीं कर रहा है, और ऑडिट में भी फिर इसको पास कर देते हो लोग। कोई स्ट्रिक्टली लेता ही नहीं है पोल्यूशन को इंडिया में, जबकि सबसे ज्यादा अभी इंडिया की हालत खराब है। आप टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज निकालोगे तो 5 सिटीज तो इंडिया की होंगी 10 में से। दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, सब आ गई, और गांव साइड की भी सिटीज आ रही है अभी तो जो नॉर्मल टाउन्स है ना अभी, वो भी आ रहे हैं उसमें। लोग लेते हैं गाँव की हवा तो फ्रेश है, ताजी है, वो भी पोल्यूट हो रही है। पोल्यूशन को सीरियसली ले ही नहीं रहे, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, पोल्यूशन। पोल्यूशन से देखो क्या क्या चीज़ें हो रही है अभी भाई, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, एयर पोल्यूशन से लाखों लोगों को बीमारियां हो रही हैं। दिल्ली में तो लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5-6 साल से कम हो जा रही है। उधर कोई ठंडी में जाके आ जाए तो खत्म। लोग घर में अभी लगा रहे हैं क्या, एयर प्योरीफायर। वाटर प्योरीफायर तो लगा ही रहे थे, अब एयर प्योरीफायर भी लगाना पड़ रहा है हर घर में। अभी दिल्ली में जाके देखो, एयर प्योरीफायर बिकेंगे। और उधर एक ऑक्सीजन पार्लर खुला हुआ है, ऑक्सीजन पार्लर। ऑक्सीजन पार्लर मतलब आप उधर जाओगे, आधे घंटे का, मान लो आपने कुछ 200-300 रुपए दिया, आधे घंटे में आपको वो एक सिलेंडर देंगे और आप फ्रेश ऑक्सीजन लेके बाहर निकलो। ऑक्सीजन सेल हो रही है, नया लग रहा होगा ये। तो जिस तरह से सिचुएशन हो चल रही है ना, जिस तरह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है, ये डिटेरिएशन जो चल रहा है ना एयर क्वालिटी का, कुछ टाइम बाद तो कॉमन हो जाएगा फिर ये। ऑक्सीजन पार्लर खुल गए, लोग आधा घंटा देके फ्रेश ऑक्सीजन ले रहे हैं। करेक्ट। तो ये पोल्यूशन कंट्रोल किधर होता है, पोल्यूशन कंट्रोल करने की जरूरत कहाँ पे है, फैक्ट्री में। कंट्रोल लिखा है मतलब इसका ये नहीं कि क्वालिटी कंट्रोल होगा। मैच द फॉलोइंग में कुछ तो मैं हिंट मिली तो मैच कर दो, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है। इंजीनियरिंग तो वही है, कुछ बनाना, तो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स बनाना, उसको मेंटेन करना। ओके, नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिन ओवरहेड्स, लेकिन ऑफ फैक्ट्री वर्क लिखा है, ये क्या होगा। अरे एडमिन ओवरहेड्स होगा, एडमिन ओवरहेड्स बट रिलेटेड टू, यस, है तो ये एडमिन का खर्चा, बट रिलेटेड टू, यस, उसकी भी है ना एक हेडिंग। देन सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर, फंक्शनल मतलब काम के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर को सैलरी दी हमने, है तो मैनेजर, कर क्या रहा है वो, एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन, मतलब दिस इज आल्सो एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये समझ में आया आपको। फिर फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैनेजर, जनरल एडमिन, बाय डिफॉल्ट एडमिन इज जनरल ओनली, ओके। रिलेटेड टू प्रोडक्शन रहा तो मेंशन करने का, नहीं तो सीधा एडमिन। फिर सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, S&D,
सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर मतलब किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर नहीं, पूरी कंपनी का। जैसे कोई सेल्स मैनेजर है तो खाली सेल्स डिपार्टमेंट है, कोई प्रोडक्शन मैनेजर तो खाली वो प्रोडक्शन देख रहा है, लेकिन जनरल मैनेजर सब देख रहा है, वो उनके भी ऊपर है, पूरी कंपनी का मैनेजर है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन। फिर पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग का तो अपना हेडिंग है ना। हाँ, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने में जो पैकिंग लगेगी, सेकेंडरी बोलते हैं ना उसको, ने देखा भी था सेकेंडरी पैकिंग कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी सेकेंडरी पैकिंग। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन है यार, सेकेंडरी पैकिंग वाले में मैंने बोला था कार्टन में पैक करते हैं, वो सेकेंडरी है। वो क्यों करते हैं हम लोग कार्टन में पैक, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन में खराब ना हो गुड। तो सेकेंडरी पैकिंग इज ऑलवेज एसएनडी। फिर वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ने कौन से एम्प्लॉइज को वेजेस पे किया है, डिस्ट्रीब्यूशन वालों को, मतलब डिलीवरी बॉयज को, तो एसएनडी हो गया ना फिर तो ये। यस। फिर फीस पे टू ऑडिटर, एडमिन, लीगल एडवाइजर, लॉयर्स, एडमिन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब समझते हो आप, कंपनी में डायरेक्टर है लेकिन वो काम नहीं करेगा, उसका काम है सिर्फ कुछ भी मैनेज नहीं करेगा, कंपनी में आएगा ही नहीं काम करने के लिए वो। हाँ, वो डायरेक्टर्स के ऊपर नजर रखेगा। ही इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फैक्ट कंपनी, तो कंपनी के साथ कोई रिलेशन, हाँ, ताकि वो बायसनेस ना हो उसकी, कि कंपनी के साथ रिलेशन होगा तो कहीं ना कहीं फिर वो कंपनी की बुरी बातें छुपाएगा, बराबर ना। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किसने किया, शेयर होल्डर्स ने। किसने, शेयर होल्डर्स को जानना है कि भाई डायरेक्टर्स ढंग से काम, तो अगर डायरेक्टर्स के बीच में से किसी को उठा के बोलेंगे कि नहीं आप बन जाओ, तो फिर तो लफड़ा ही हो जाएगा। कोई अलग आदमी लेके आओ जिसका ये बाकी कंपनी के साथ कोई रिलेशन, समझ में आया। फिर परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, एसएनडी। सेल्स स्टाफ, सेल्स सेल्स वालों को बोनस मिलता है ना, अच्छा सेल कराएंगे तो बोनस मिलता है। सेल्स का तो पूरा कॉन्सेप्ट ही बोनस के ऊपर होता है, एसएनडी। सेल्स वाले तो इंसेंटिव के लिए काम करते हैं ना, अच्छा सेल कराएंगे तो उनको इंसेंटिव। हाँ, क्या, अच्छा कोई बात नहीं, चल। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग, 31 मार्च मतलब क्लोजिंग। और बाद में बोला हुआ है अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट इज 86,000। तो ये सेल ऑफ स्क्रैप मिल गया आपको। फ्रॉम दी अबाउट डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट शीट फॉर अर्नव इस्पात उद्योग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, शोइंग प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओजीएस एंड, मतलब पूरी कॉस्ट शीट बनानी है। तो हेडिंग डाल दो, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ओके, सुनो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट के 2 कॉलम। इधर नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है क्या, हमने कितने यूनिट्स बनाए, कितने बेचे, नंबर ऑफ यूनिट्स का कोई खेल नहीं, तो पर यूनिट कॉलम नहीं आएगा। टोटल के अमाउंट के 2 कॉलम बनाओ, इनर कॉलम आउटर कॉलम, ऐसा समझ गए। और 2 पेज ड्रॉ कर लो, 2 पेज कर लो बिंदास, उसके बाद वो कम पड़ेगा तो और ड्रॉ कर लेंगे। हाँ, कम पड़ेगा तो और ड्रॉ कर लेंगे।
फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट फॉर आदित्य इंडस्ट्रीज। ओके, ओपनिंग इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, WIP का ओपनिंग स्टॉक है और फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है। 10,000 यूनिट, अमाउंट है 9,60,000। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्रीज में है रॉ मटेरियल्स 14 lakhs, WIP 16,04,000 एंड फिनिश गुड्स है क्वेश्चन मार्क है। मतलब अपने को करते हैं ना हम लोग फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। यस, रॉ मटेरियल्स परचेज्ड 1,44 lakhs, GST पेड ऑन दी अबव परचेज, ITC इज अवेलेबल, तो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। सेम पिछले क्वेश्चन वाला नोट यहाँ पे भी। वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर्स, डायरेक्ट वेजेस। एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज। सी यूटिलिटीज मतलब वो पावर एंड फ्यूल होता है, यूटिलिटी बिल बोलते हैं मालूम है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को पावर एंड फ्यूल है, तो लिख दो डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस पेड, एडमिन जनरल। ट्रैवलिंग अलाउंस पेड टू ऑफिस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ को आने जाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए हमने ट्रैवलिंग, वो भी ऑफिस एडमिन का ये पास होएगा, ये भी एडमिन ओवरहेड्स। सेलिंग एक्सपेंसेस S&D। मशीन आवर्स वर्कड 21,600 hours, machine hour rate 8 rupees per hour, units sold 1,60,000, units produced, हाँ तो हमने कितने यूनिट्स बनाए इस साल, हाँ इस महीने में 194। हमारे पास पहले से कितने यूनिट्स पड़े हुए थे, ऊपर देख लो, पहले से बोला मतलब ओपनिंग में देखने का, 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट पहले से पड़े हुए थे, 194 और बनाए, कितने हो गए 2 लाख। उसमें से कितने बेच दिए, तो कितने बचे होंगे 44,000। समझ में आया क्या, लॉजिकली, हाँ कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिंपल। हमारे पास पहले से कितना था, हमने और कितना बनाया और उसमें से कितना बेच दिया। समझ में आया। प्रॉफिट भी देके रखा है, डिजायर्ड प्रॉफिट इज 15% ऑन सेल्स, मतलब अगर 100 रुपए का सेल करेंगे तो उसमें हमको 15 रुपए प्रॉफिट चाहिए, 100 में 15 अपने को प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। चलो कॉस्ट शीट ही बनानी है, यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ है ना, प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट, राइट, हेडिंग डाल दो, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ, कौन सा महीना है बोला नहीं है तो बस इतना लिख दो, कॉस्ट शीट फॉर अ मंथ, फॉर अ मंथ। और एक पर यूनिट का कॉलम भी बनाना। क्वेश्चन नंबर 5 ना, चलो पहला आइटम क्या आएगा, डाल दो हेडिंग, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, लिखो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। कितना है इसमें, इसमें तो काफ़ी सारे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सब है ना, कैरेज भी है क्या, नहीं है ना, तो सिर्फ क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक।
चलो फाइनल अमाउंट बताओ कितना आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक 142 142 ना 1,42,00,000। उसके बाद आएगा डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का क्या अमाउंट दिया हुआ है शायद, कितना 36,64,000। इन दोनों को ऐड करके क्या मिल जाएगा। हाँ सॉरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो उसको भी लिखो नंबर 3 इसमें। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या है अपने पास। हाँ तो अंडरलाइन करके उसमें लिखना यूटिलिटीज। कितना यूटिलिटीज का 144 45। अब इन तीनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट बोलो। 1,80,00,000 9,600। ये आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है आर्स में दिया है ना कुछ, कितना आर्स है इनटू 8 रुपीज़ 172। इसको ऐड करके ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। कितना चलो इसमें से ओपनिंग क्लोजिंग WIP एडजस्ट कर लो फटाफट। ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, तो अपने को मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा फैक्ट्री कॉस्ट के बाद वो जो आइटम्स आते हैं उसमें से कुछ है यहाँ पे, क्वालिटी कंट्रोल, R&D, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल ऑफ स्क्रैप, वो भी नहीं है। तो यही हमारा फैक्ट्री कॉस्ट ही हमारे लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ₹1,83,00,000। हाँ हाँ, मुझे पेन से लिखने नहीं जमता, ये पतली पेन से ना लिखने नहीं जमता मेरा, ये ग्रिप नहीं बनता, हाथ ही दुखने लगता है। इसका पेन भी थोड़ा ज़्यादा पतला है, वो दूसरा टाइप कोई रहता है वो थोड़ा, मेरे को भी नॉर्मल पेन से लिखने बोलते तो नहीं जमेगा। गया अभी वो पेन से लिखने का टाइम नहीं है। पेन का काम खाली एक ही चीज़ के लिए बस, साइन करने के लिए बस। साइन करने को क्या है, फटक से हो जाता है खत्म।
चलो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अभी ये सीओपी भी बन गया, क्योंकि बीच में जो आइटम्स है वो तो है नहीं यहाँ पे। अभी सीधा अपन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एडजस्ट करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक तो आपको दिया हुआ ही है, लिख दो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितना, 9 लाख कुछ है, 9,60,000 ऐड करेंगे प्लस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी तो मिल गई अपने को, और उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? अमाउंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करना होता है ना उसको। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया है क्या? ये देखो इधर इधर ये 1,83 समथिंग, लाइक इसको आप पर यूनिट में कन्वर्ट करो फटाफट। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से डिवाइड करो, प्रोड्यूस्ड से 194 है ना प्रोड्यूस्ड, उससे डिवाइड करो फटाफट इसको। कैलसी पे पूरा रखो, कैलसी पे पूरा रखो, ठीक है। और उसको अभी 44,000 से मल्टीप्लाई करता हूं, 44,000 से मल्टीप्लाई करो, 41, 68, 297। समझ में आया आपको क्या करना है? कभी अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डेसिमल में आने लगे पर यूनिट, तो आपको पूरा नंबर लेना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। तो उससे क्या ना, जो राउंडिंग ऑफ एरर होता है वो नहीं आएगा। अब ये मिल गया आपको COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वन 1,51, 70,103। अभी COGS में ऐड होता है एडमिन ओवरहेड्स, जनरल, इसमें दो है ना शायद। पहला खर्चा क्या लिखा हुआ एडमिन ओवरहेड्स का? ठीक है, तो ऐसे लिख दो ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस। और दूसरा वो ट्रैवलिंग अलाउंस कितना है? 121, 600 नहीं है उसमें। अच्छा, और ये ऑफिस एंड एडमिन 26,52,000। चलो ये भी इसमें हो गया। अभी एक और आइटम है, रुको उसको भी पहले ले लो यहाँ पे। S&D ओवरहेड्स, उसमें क्या क्या है उसमें? बस एक ही है, ठीक है। S&D ओवरहेड्स कितना है? 646 टोटल, राइट। अब COGS के अंदर एडमिन भी ऐड कर लो, S&D भी ऐड कर लो, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। $1,85,89,103 प्लस प्रॉफिट, फिर आएगा सेल्स। 1,85,89,000 बराबर ना, बराबर। प्रॉफिट कितना चाहिए इनको? 15% ऑन व्हाट? सेल्स। तो निकाल के बताओ जरा प्रॉफिट का अमाउंट। 15% ऑन सेल, प्रॉफिट का अमाउंट बताओ, कैलसी पे निकाल के बताओ, या जैसे भी है रफ में निकालो और मुझे अमाउंट बताओ कितना है।
क्या सेल्स, कैलसी दो जरा, कितना बोला तूने? बराबर है क्या? गलत है ना ये तो। 185, 89, 103, इसका 15% निकाला तुमने तो तुमको 2788 प्रॉफिट आ रहा होगा ना कुछ, है ना? ऑन सेल है ना, ऑन सेल है ना। परसेंटेज आया तो परसेंटेज में ये भी इंपॉर्टेंट ना, परसेंटेज किस पे लगाना है? 15% ऑन कॉस्ट बोला है क्या? तुम कॉस्ट पे कैसे लगा रहे हो परसेंटेज फिर? ऑन सेल है ना, और परसेंटेज जिस पे लगाना होता है ऑन बोला, ऑन सेल बोला, मतलब सेल इज 100, 15% ऑन सेल, मतलब अगर मैं 100 रुपया कमाऊंगा सेल करूंगा तो उसमें 15 मेरा प्रॉफिट होगा, तो खर्चा कितना होगा फिर? 85 होगा। खर्चा तो सेल से कम होता है ना, 100 माइनस 15 इधर 85 होगा, और अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, समझा? ऑन सेल मतलब सेल 100, उसमें से 15 प्रॉफिट, खर्चा कितना? 85, करेक्ट। अभी करो क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस डिवाइड बाय 85 इंटू 100, करो ये नंबर लो, डिवाइड बाय 85 इंटू 100 करो, 2 करोड़। इट क्लियर है ना? तो अभी क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी भी लिख दो। क्लोजिंग स्टॉक अपना होगा 10,000 ओपनिंग प्लस 194 परचेज्ड, सॉरी प्रोड्यूस्ड, माइनस 1,60,000, तो क्वांटिटी थी ना क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आएगा कितना? 44,000 यूनिट्स। कल को अगर आपको कंफ्यूजन हो कि सर 44,000 यूनिट्स कहाँ से आया हुआ है, राइट? चलो डन, ये लिख लो, हाँ क्लोजिंग स्टॉक वाला वर्किंग नोट, और आईटीसी का नोट लिख लो, जीएसटी का। आईटीसी इज अवेलेबल ऑन जीएसटी। हाँ हाँ, इसमें बैलेंसिंग फेयर आ जाएगा, या 15% कर दो सेल का, कितना आया? 3280। सीओपी नहीं नहीं, और जरूरत नहीं, पूछा है क्या कुछ? 853 बोला था ना तुमने, कितना बोला? 3280, 3280,430। ओके। बारिश आ भी सकती है, रोज तो आ ही रही है शाम को, कल भी आई थी रात को। ये पेन के ऊपर ना कैसा बांधना पड़ेगा वो पकड़ने में। मार्कर, मार्कर के अंदर ये पेन डाल दो ऐसा, हाँ उसके अंदर का सिस्टम निकालो, इसको डाल दो ऐसा, हाँ डन। चलो एक छोटा क्वेश्चन और करी देख लेते हैं।
हमारी इतनी इच्छा है तो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। The books of Adarsh Manufacturing Company presents the following data for the month of April. Direct labor cost 17,500. Direct labor cost is 17,500, being 175% of works overheads. तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500, ये अमाउंट वर्क्स ओवरहेड्स का 175% है। तो आप बताओगे फिर वर्क्स ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना होगा? करो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा। इफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 17,500 तो वर्क्स ओवरहेड्स कितना होगा? इधर बोला हुआ है वर्क्स ओवरहेड्स का 175% होता है लेबर कॉस्ट। 10,000 समझ में आया? 10,000 कैसे? ये 175% है ना, तो अगर 175% 17,500 है तो 100% कितना? मैंने क्या बोला था? परसेंटेज जिस पे लगाया जाता है वो नंबर 100 लेने का। 175% ऑफ व्हाट? मतलब वर्क्स ओवरहेड्स 100 और वेजेस 175। तो 175 इज 17,500, 100 इज हाउ मच? अरे समझ में आया क्या? ये तो बेइज्जती करना यार। ये 175% है तो 100 कितना? 10,000। समझ में आया आपको? आगे रीड करना अभी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस आर 56,000। COGS दिया हुआ है, COGS सीधा, ठीक है। इन्वेंट्री अकाउंट शोड द फॉलोइंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग और 30 अप्रैल मतलब क्लोजिंग। अदर डेटा आर सेलिंग एक्सपेंसेस 3,500, general and admin expenses 2,500, sales for the month 75,000. You are required to find out the value of materials purchased and prepare a cost sheet, cost statement मतलब cost sheet showing the various elements of cost, मतलब cost sheet बनानी है, ठीक है। और ऊपर पहले पूछा इन्होंने find out the value of materials purchased, तो इसका क्या मतलब है? परचेज नहीं दिया हुआ है? परचेज तो हमेशा दिया हुआ होता है। इधर नहीं दिया हुआ है, इधर ढूंढना पड़ेगा। बताओ कैसे ढूंढोगे? सोचो जरा उसके बारे में एक बार। जब परचेज नहीं तो कंज्यूम कैसे आएगा? परचेज होता तो हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक उसमें एडजस्ट करते, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो कंज्यूम मिलता। अच्छा कंज्यूम दिया है क्या? कंज्यूम दिया हो तो निकाल लें परचेज हम लोग, वो भी तो नहीं है। प्राइम कॉस्ट कहाँ है? तो गुड्स कैसे बना? हाँ फैक्ट्री में बैठ के कर क्या रहे थे सुबह से शाम तक? कोई महीने भर? चल एक दिन मान लेते हैं नहीं बना होगा गुड्स। कहाँ से? COGS दिया हुआ है, COGS है तो COGS से आप तो आपको नंबर्स मिलते जाएंगे। समझा मैंने क्या बोला? चलो बनाओ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। फटाफट हेडिंग डाल दो, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। पर्टिकुलर्स और अमाउंट के 2 कॉलम है ना। इतना क्या खाइए घर पे जाने का? यही तो बात है दोस्त, तो कुछ करेगा नहीं तो लोग तेरे पे ज़्यादा गुस्सा करेंगे। जो ज़्यादा सीधा रहेगा उसके ऊपर ज़्यादा गुस्सा करता है ना, उनको लगता है इसका तो फ़ायदा उठा सकते हैं अपन, इसको तो चिल्लाएंगे कुछ नहीं बोलेगा। और जो टेढ़ा रहता है उसके ऊपर गुस्सा नहीं करते लोग।
मार दिया तो अपने से कमजोर को देख के ही लोग गुस्सा करते हैं। गुस्सा करते टाइम भी देखते हैं ना पहले कि सामने से क्या हो सकता है, तो ही गुस्सा करता है। हाँ, वो तो देख, तू मौका देगा तो उठाएंगे। तो अपने आप को वैसा प्रेजेंट कर रहा है कि मैं सीधा हूँ, मुझे कुछ भी बोल के चले जाओगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। बस चलो कॉस्ट शीट बनाए फॉर्मेट, लेट अस स्टार्ट। 2 कॉलम बनाए ना, ओके। लिखो पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो अब ये बताओ ओपनिंग स्टॉक है आपके पास कितना है, और क्लोजिंग पर परचेज वो नहीं मालूम, ढूंढना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम भी नहीं मिलेगा, फिर तो नहीं मिलेगा, छोड़ दो, कोई बात नहीं, ऐसे छोड़ दो, बाद में देखेंगे, राइट। फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है 17,500, आउटर कॉलम में लिखना है इसको 17,500। इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा, हाँ पर प्राइम कॉस्ट मिलेगा अपने को इधर, क्योंकि पहले ही अपने पास एक कंज्यूम्ड अमाउंट है ही नहीं। छोड़ो ऐसे ही जाने दो, जो हमारे हाथ में है वो करते हैं, जो चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ो, आप अपना काम करते रहो, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ होगा ही अच्छा अपने साथ, करते जाते हैं सेल्फलेस होके। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब वर्क्स ओवरहेड्स, कितना बोला ये 10,000 है, बताया नहीं ना ऐसा, ऐसा बोला है। फैक्ट्री ओवरहेड्स का 175% लेबर कॉस्ट है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे इफ 175 इज 17,500, 100 इज हाउ मच, ऐसा दिखा दो नीचे वर्किंग, और फिर आउटर कॉलम में इसका अमाउंट सामने लग देना 10,000। तो ये मिल जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। ओपनिंग WIP कितना है 10,500, और क्लोजिंग 14,500। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा ना फिर, पर ये भी तो नहीं मालूम अपने को, करेक्ट। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट से वो जो के बीच में जो आइटम्स आते हैं उनमें कुछ है नहीं है, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट को हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, राइट। ये भी नहीं है, कोई बात नहीं, अपना काम करते जाओ बस। कभी कभी हो सकता है ऐसा कि कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी आपको सही काम करते रहना चाहिए। ओपनिंग और क्लोजिंग, चलो ऐड लेस करके अभी बताओ व्हाट इज योर COGS। COGS ऐड लेस करके नहीं आएगा, वो ऑलरेडी दिया हुआ इन्होंने 56, बस जो चाहिए था अपने को मिल गया। इतने सारे क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे, करेक्ट, आपके फ्यूचर की तरह। ऐसे ही है ना, फ्यूचर में तो हमेशा क्वेश्चन मार्क ही रहते हैं, जितना सोचोगे उतना, और सोचने का नहीं ज़्यादा, जो सही है वो
सीधा मुंडी ये कहाँ से सीखा? ये तो जेंट सैलून में करते वो लोग ऐसा, फीमेल में तो नहीं करते। गला, अरे हाथ वाथ में उंगलियां लोग करते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन मुंडी सीधा होता है वो। होता है वो, ठीक है, लेकिन चले तो एक तरह से आप जो ऐसी बिना आंसर के आगे बढ़े जा रहे थे ना, ऐसे ऐसे नदी में बहे जा रहे हो, मान लो एक कोई लकड़ी मिल गई, मान लो सपोर्ट मिल गया आपको, बस तिनके का सहारा। हाँ बस वो इतना ही, तिनका ही बहुत है। इसके हिसाब से हम लोग आंसर लेके आ जाएंगे। अभी अभी आप रिवर्स कैलकुलेशन करोगे। फटाफट करो, जल्दी निकलना पड़ेगा अपने को। हाँ अभी कैसे करेंगे कैलकुलेशन, ये बताओ, रिवर्स कैलकुलेशन कैसे होती है? जो चीज़ें ऐड करके गए थे वो माइनस करनी पड़ेंगी। रिवर्स करने का मतलब ये होता है कि जो कैलकुलेशन आपने पहले की हुई है उनको आपको क्या करना है, नेगेट करना है। उनको क्या करना है, हाँ उसको खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए प्लस किया होगा तो माइनस कर लो, माइनस किया होगा तो, हाँ ये कैलकुलेशन खत्म करते करते ऊपर जाओ वापस। तो चलो अभी 19 ऐड करो, 17,600 माइनस करो, लिख दो। एक क्वेश्चन मार्क हटा अपनी जिंदगी से। और 14,500 ऐड करोगे, 10,500 लेस करोगे। वेरी गुड। चलो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी आ गया, उसमें 10,000 रुपये तुम ऐड किया तो तुमने, अभी वो लेस कर लो। ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? बोला भाई क्या कहीं से? 51,400, 33,900 ना। हाँ अभी ये बताओ, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते टाइम तुम लोग ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हो और क्लोजिंग स्टॉक? अब उल्टा कर लो, क्लोजिंग ऐड करो, ओपनिंग माइनस करो। 36,500 मिल गया परचेस। तो जहां भी किसी क्वेश्चन में ना COGS या कॉस्ट ऑफ सेल ऐसा कुछ दे दे तो समझ जाने का, अगर इन्होंने आंसर दिया है मतलब क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ गायब किया होगा और मिसिंग जाना पड़ेगा। ओ पर रिवर्स, समझा? अब आगे की कॉस्ट शीट जरा खत्म कर दो। COGS के बाद क्या आता है आपको मालूम है? क्या दो चीजें आएंगी बताओ? एडमिन जनरल और S&D, फिर मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट, सेल, प्रॉफिट विल बी बैलेंसिंग फिगर। ओके स्टार्ट।